और स्क्रीन शेयर। ठीक है, और कुछ तो नहीं है बाकी। हाँ हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा। याद करो कि मैंने जो आपको एक कल बातें बता रहा था उसमें एक चीज मैं आपको और मॉडिफाई करा था। ठीक है, वो ये है कि ओहम्स लॉ। ओहम्स आपका लॉ कहाँ चला गया? और इसके बाद हमने एक ग्राफ देखा था, मोर इम्पोर्टेंट अबाउट द ग्राफ। I don't want you. Yes, इस ग्राफ के बारे में बात करनी इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने बोला था कि ओहमिक कंडक्टर में, जो ओहमिक कंडक्टर जितने भी होते हैं, I इंटू आर हमने प्रूव कर दिया था ना, V। राइट, ये प्रूव कर दिया था। अगर ये प्रूव किया था तो ये सर यहाँ पे तो फॉलो नहीं हो रहा है, I इंटू आर इज इक्वल टू V, या यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है? मैं ये पूछूं, क्या ये चीज फॉलो हो रही है कि नहीं? क्योंकि एक चीज आपको लगेगा कि आई इंटू आर एक्चुअली जो रियल डेफिनेशन होता है, ठीक है ना, आर की जब भी आप देखोगे वो होता है डीवी बाई डी। राइट, अब मैं इस पे बात करता हूँ। आई इंटू आर इज इक्वल टू वी पे। ये जो कैसे आया, ये यहां से कैसे आया, ये कंडीशन से हम इस पे कैसे रीच करें, ये इंपॉर्टेंट है। आपको हमने क्या किया था, मैथमेटिकली मॉडल किया था एक कंडक्टर को, जो उसमें जो चार्जेस होते हैं जो कि जो फ्लो कर सकते हैं उनको हम कहा था कि हमने एक कंडक्टर के अंदर अगर हम बात करें सर, तो चार्जेस फ्लो अगर होंगे किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर क्रॉस होते हैं तो एक यूनिट टाइम में अगर वो फ्लो करते हैं तब जाके वो कंस्टिट्यूएट करते हैं करंट को। ये बात सर हमने देखा था। और देखा था कि चार्ज फ्लो होने का अर्थ ये नहीं है कि हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाए, प्रोटॉन जाए, कैटायन जाए, एनायन जाए, कोई जाए, हमें मतलब चार्ज से है। अगर चार्ज हम देखने के लिए क्वेश्चन में किया भी था, n टाइम्स e किया था, हमें बोला गया था कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर गए हैं सर, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें बोला था कि हमें करंट जानने के लिए डी क्यू बाई डी टी जानना होगा। इसका अर्थ है कि मुझे इस क्रॉस सेक्शनल से कितना, डीक्यू मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप एक वहां पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एक थोड़ी ऊपर वाली चीजें होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब मैं बोलता था डीक्यू, तो आप बोलते थे कि सर डीक्यू का अर्थ क्या है, तो मैं बोलता था ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, तो आप बोलते थे यस सर, ये लीजिए सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका जो लेंथ होगा कुछ होगा एल, और इसके ऊपर टोटल चार्ज होगा क्यू। तो आपने बोला कि क्यू बाई एल एक ऐसा रेशियो है, एक प्रकार से देता है कि ये इतने एल में इतना क्यू है। तो एक अगर होमोजीनियस होता है तो क्या कहता हूं कि इसका एक सबसे छोटा यूनिट लेता हूं डी एल, तो उसमें चार्ज होगा डी क्यू, और वो दोनों इक्वल होना चाहिए। क्योंकि भैया जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि अगर लेंथ एल है आपके ऊपर चार्ज क्यू होगा, अगर लेंथ एल बाई टू होगा तो आपके ऊपर चार्ज क्यू बाई टू होगा। अगर क्या करें, अगर क्या करें, इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी सेम रखे तो, अगर वही मैं बोलूंगा सेम करंट डेंसिटी की सर क्या करो कि हम एल बाई फोर साइज ले रहे हैं तो उस पर चार्ज कितना होगा, क्यू बाई फोर होगा। तो ये सिर्फ होमोजीनियस में होता है, ठीक है। नॉन होमोजीनियस में ऐसा नहीं होता, जहां पे कि चार्ज जो होता है वो एक्चुअली फंक्शन ऑफ एल हो जाता है। यानी कितने, मतलब एल मतलब एल नहीं होता है, इसको स्मॉल एल से डिफाइन करते हैं, क्योंकि इसका ये स्मॉल एल, यहाँ पे चार्ज कितना है सर, यहाँ का एलिमेंट अगर मैं बनाता हूं सर, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे एल डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेता हूं डीएल का सर, तो ये डिपेंड करेगा, इसका क्यू जो आएगा सम फंक्शन ऑफ एल टाइम्स डीएल आएगा सर। यहां पे क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये फंक्शन कैसा होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है इस केसेस में, होमोजीनियस में। तो होमोजीनियस में जो आता है, सॉरी यहाँ डीक्यू लिख दूंगा, डीक्यू
तो dq सर क्या है, इस एलिमेंट में जो चार्ज है इसके अंदर जो फंसा हुआ, dq इज ए फंक्शन ऑफ समथिंग। ये जो l जो इसका स्मॉल l है, इसका स्मॉल l क्या है, यहां से एक एंड से स्टार्ट किए कोई भी पॉइंट पे जा रहे हैं, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसके एक एंड जिसको ओरिजिन मान रखा है, और वहां पे एक छोटा सा dl लेंथ का एक एलिमेंट लेते हैं, तो उसमें कितना चार्ज है वो कहते हैं dq। यहां का dq अलग है, ये dq और वो dq में अंतर है। ये dq क्या कहता है कि इसके ऊपर सरफेस, इस एरिया के ऊपर जैसा क्रॉस सेक्शनल होगा ये वाला बहेगा, ये dq है। यहाँ पे एक कितने टाइम में, dt टाइम में, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से a से dt टाइम में कितना चार्ज बह जाता है, तो वो होता है dq। तो ये dq और ये dq में अंतर समझ के रखिएगा, ठीक है। ये एक चेंज वाला dq है कि एक परिवर्तन हुआ है, इसके थ्रू बहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये dq एक जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है हमेशा के लिए, वैसे ही बैठा हुआ है उसमें, ठीक है। तो ये चेंज वाला dq है, ठीक है। तो यहां पे हमने बोला था कि सर यहाँ पे अगर आपको ये बोल रहे हो सर कि r इज इक्वल टू dv बाई di होता है, तो इस केस में क्या होता है कि किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस अगर हमने लिया, एक कंडक्टर ले लिया, इसकी रेसिस्टिविटी वही रखी, इसका लेंथ वही रखा और एरिया वही रखा, तो उसका रेसिस्टेंस कांस्टेंट बना रहेगा। यही बोला था, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी L टाइम से, और हमने देखा था इसका, ठीक है। तो यहां पे जब हमने देखा था, और इसके ऊपर भी बात करेंगे, एक और चीज आता है, जैसे हमने आपको एक बात बोला था C इज इक्वल टू क्यू बाई बी। क्या कैपेसिटेंस, चार्ज कैपेसिटेंस डिपेंड करता है कि उस प्लेट पे कितना चार्ज, उसके प्लेट्स पे कितना चार्ज है, क्या कैपेसिटेंस उस पर डिपेंड करता है? आप बोलते नहीं। क्या उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है? नहीं। लेकिन सर आप डेफिनेशन तो क्यू बाई वी बता रहे हो, तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं सर, क्या हमें नहीं आता है क्या छोटा छोटा मैथमेटिक्स? लेकिन बोलता हूं नहीं होता है। क्यों? इसके लिए गारंटी दो क्यू और वी में कोई संबंध ना हो। गारंटी दे दोगे तो मैं बोल दूंगा कि हाँ क्यू पे प्रोपोर्शनल वाला लिख सकता हूं, और ये इसको भी लिख सकता हूं, जैसे कि कूलम्स लॉ में लिखते हैं, हाँ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्योंकि गारंटी है कि सर Q1 Q2 और R स्क्वायर आपस में इंडिपेंडेंट है, तीनों क्वांटिटी। आप एक को Q1 लीजिए और Q2 को चेंज करते रहिए, Q2 को जो मन करे चेंज करते रहिए, और सेपरेशन भी वही कांस्टेंट बनाए रखिए। इसके परिवर्तन करने से इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है सर, इंडिपेंडेंट है ये क्वांटिटीज। लेकिन जैसे ही सर यहाँ पे कैपेसिटर में अगर आप Q बढ़ाते हो, तो इसके हिसाब से V भी अपने आप बढ़ जाएगा। और ऐसा बढ़ेगा कि दोनों का रेशियो वैसा ही रहेगा। देखा भी हमने, क्या 4 माइक्रो फैराड पे कभी 2 माइक्रोकुलम रहता है, कभी 3 माइक्रोकुलम रहता है, इसके हिसाब से क्या हो जाता है, अपना वोल्टेज सेटअप हो जाता है उसके। और सेम चीज यहाँ पे हम बोलेंगे, यहाँ पे भी आएगा, R इज इक्वल टू क्या आता है, V बाई आई। तो क्या सर R डिपेंड करता है V पे, प्रोपोर्शनल टू V? नहीं। क्या R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आई? नहीं। देखेंगे एक ही रजिस्टर जिसका रेसिस्टेंस बना रहेगा R, उससे I1 भी करंट पास होगा, I2 भी करंट पास होगा, I3 भी करंट पास होगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें R में। इसका R किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सिर्फ इसको मैंने क्या बोला था, फिर इसको क्या किया था, मॉडिफाई किया था, कहा था कि सर ऐसा संबंध निकालना है तो उस पैरामीटर्स को लेके आइए जो आपस में इंडिपेंडेंट होगा। तो आपने फिर इसको सॉल्व किया था, A एप्सिलॉन नॉट बाई D आया था पैरेलल प्लेट के लिए। तो यहां पे बोला था सर एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है, हाँ। उनके सेपरेशन, प्लेट्स के सेपरेशन पे डिपेंड करता है, हाँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है? हाँ। यहां पे आप कह सकते हो, क्योंकि ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है। आप प्लेट का एरिया इतना ही रखे हुए बिना इसके सेपरेशन को चेंज कर सकते हैं, कोई एरिया में कोई डिफरेंस, इसमें कोई संबंध नहीं है, आपस में इंडिपेंडेंट है। यानी आप क्या कह सकते हैं, ए एन को चेंज कीजिएगा तो वाई एन को, ये डी एन को चेंज करना जरूरी नहीं है, आप एक दूसरे के साथ संबंध नहीं बनाए हुए पहले से।
ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो लाया, यहाँ पे एक चीज लाया है, ठीक है सर, ये अगर डेफिनेशन को मानते हैं तो यहाँ पे आपने बोला कि रेसिस्टिविटी सेम रखते हैं, ठीक है, रेसिस्टिविटी सेम रखते हैं, लेंथ सेम रखते हैं, ए सेम रखते हैं, तो उसके कारण रेसिस्टेंस भी क्या होगा, उसकी इसके ऊपर डिपेंड है, आर इज प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। अगर ज्यादा रेसिस्टिविटी वाला अगर होगा मटेरियल तो रेसिस्टेंस उसका ज्यादा होगा। आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर मैं यही अगर कंडक्टर का 2L का लेंथ ले लूंगा तो उसका रेसिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अगर मैं उसका इसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, एरिया के ऊपर, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये क्यों सर, ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आराम से करंट पास होगा, तो रेसिस्टेंस कम होना चाहिए। तो ये चीजें, ये तीनों में आपस में इंडिपेंडेंट है, रोहो, एल और ए। तो यहाँ पे कह देते कि हाँ, यहाँ प्रोपोर्शनल वाली बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि ये रेसिस्टेंट, कोई एक रेसिस्टिविटी ली है कोई मीडियम की, कोई लेंथ ले रखा है, कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया लेके रेसिस्टर बना रखा है इसमें, और इसके अक्रॉस क्या कर रहे हैं हम, एक बैटरी, वेरिएबल बैटरी, मतलब इसको कहते हैं वेरिएबल वोल्टेज का बैटरी लगा दिया हम, इसको हम बढ़ा रहे हैं। तो उससे बढ़ाने से क्या होगा, इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो आई को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखिए आर कांस्टेंट बनाए रखे इज इक्वल टू वी इंटू आई, अगर वी को इंक्रीज कीजिएगा तो आई को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर इस तरफ आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये रिलेशन हमेशा बना रहे। तो यहाँ पे 2 ये हो जाएगा नया आई, आई डैश बन जाएगा, इंटू आर इज इक्वल टू वी डैश बन गया। तो अगर आप दोगुना कर रहे हैं वोल्टेज को तो ये दोगुना होगा। तो इसका अर्थ यहाँ ये बताता है कि हम छोटा सा चेंज लाते हैं करंट में तो कितना उसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज के बीच में डिफरेंस होता है, उसको कहते हैं आर। ये डेफिनेशन ऐसे कहता है, लेकिन इसको फिर यहां से यहां कैसे लेके जाए, तो ये कहते हैं कि चलो यहां को बना दो, डी आई इधर ले आओ और इधर डीवी रह जाएगा। क्या आर एक कांस्टेंट है, रेसिस्टर में आर एक कांस्टेंट है, अभी हमने कांस्टेंट बना रखा है, ना इसका लेंथ चेंज कर रहे, ना एरिया चेंज कर रहे, ना रेसिस्टिविटी कर रहे, एक कोई स्पेसिफिक रेसिस्टर पे देख रहे, तो आर बाहर आ जाएगा। तो डी आई, कृष बेटा कर लीजिए, अरे कृष बेटा आप अनम्यूट हो गए हो। ठीक है, हाँ, और इधर इंटीग्रेट दोनों साइड लगा दीजिए। अब देखिए, जब वोल्टेज जीरो है तो करंट क्या है, ये भी जीरो है। जब वोल्टेज वी है तो करंट आई है। ठीक है, लगा दिया सर, यहां पे लगाओ, और ये क्या आता है, आई इंटू आर इज इक्वल टू वी, ये आ गया। एक्चुअली होता ये है, आ ही रहा है। इससे मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, ये चीज क्यों बहुत अच्छे से बताना चाह रहा हूं, कि देखो बेटा ये होता है यहाँ पे, यानी यहां से रेसिस्टेंस क्या होता है, आई और वर्सेस वी का ग्राफ बनाएंगे, उसका उसका जो स्लोप है वहां पे, अगर आई यहाँ पे आई और वी का वर्सेस ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं आई वर्सेस वी का, तो यहाँ एक कर्व ड्रॉ होगा, कुछ भी कर्व एक ड्रॉ हो सकता है। इस कर्व का किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, किसी भी पॉइंट पे आप मान लेते हैं इसको एक पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इसका स्लोप होता है tan थीटा, और ये होता है dv बाई डी आई, और ये होता है r। तो इस पॉइंट पे रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस अब डिपेंड कर रहा है कि कौन सा i और कौन सा v है। पहले हम एक ये ग्राफ में देखो, यहाँ पे एक i चूज करेंगे, एक v चूज करेंगे। आप इस मत यहां मत लिख दीजिएगा रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप लेते तो क्या लेते, इसका i रीड ऐसे करते, ये रहा i सर, ये रहा v। इस ग्राफ में, अरे यार एक सेकेंड,
तो उस ग्राफ में वहां कहा था, ये था। हाँ, यहाँ पे मैं बोल रहा था इस ग्राफ में कभी भी देखिएगा, आप ये मत बोल दीजिएगा कि ये सर लिया V और ये रहा I, तो यहाँ रेसिस्टेंस हो गया सर V/I। ये रहा सर, ये रहा V और ये रहा I। नहीं, यहाँ पे क्या लोगे, आप बोलोगे कि अगर R निकालना है तो यहाँ पे आपको यहाँ स्लोप ड्रॉ करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, उसका जो थीटा आएगा यानी उसके tan थीटा यानी स्लोप को जो आएगा वो R के बराबर हो। अब यहाँ पे सर ये बातें निकल के आ रही है कि सर यहाँ पे एक्चुअली जो R होता है वो होता है V/I, जो यहाँ लिख रहा है इसका अर्थ यहाँ पे पता है सर क्या हो रहा है? इसका अर्थ यह हो रहा है कि एक कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट ए, पॉइंट लेते हैं पॉइंट ए, इसके अबाउट अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो कैसा दिखेगा वो टेंजेंट, कैसा दिखेगा वो टेंजेंट, बताओ। अगर आप ये एक कर्व हुआ, ये एक कर्व हुआ, इसके अबाउट आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये रहा आपको एक कर्व, तो आप ऐसे कहते हो कि सर कहाँ ड्रॉ करना है, यहाँ ड्रॉ करना है, यहाँ ड्रॉ करना है, यहाँ ड्रॉ करना है, यहाँ ड्रॉ करना है, तो लो सर ऐसे एक टच करते हुए चला गया, तो ये रहा टेंजेंट सर, ऐसा हल्का सा टच करते हुए चला गया, ये रहा टेंजेंट सर। अब मैं बोल रहा हूँ एक स्ट्रेट लाइन पे मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है ए पॉइंट पे, यहाँ पे ये ए पॉइंट था सर और यहाँ पे ए पॉइंट पे, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये भी एक कर्व है ना स्ट्रेट लाइन, तो इसमें कैसे ड्रॉ करते हैं, तो जो टेंजेंट होता है बेटा एक्चुअली वो उसी लाइन पे लाई कर जाता है, टेंजेंट जो होता है वो उसी लाइन पे लाई कर जाता है। तो देखो उस लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप बिल्कुल सेम है, इस लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप बिल्कुल सेम है, इसी के लिए यहां पे इसका स्लोप क्या आ रहा है, तो I/V, मतलब ये सॉरी ये इसमें ग्राफ में उल्टा हो, V/I, यहाँ पे तो बना रखा है ना, मैं जब ग्राफ बनाऊंगा वो V/I का हो, वहां पे R होगा dV/dL। तो ऐसा कुछ भी अगर देता है ग्राफ, ग्राफ कैसा भी देता है, तो यहाँ पे अगर आपको पूछता है इस वोल्टेज और करंट के पास कि यहाँ पे इस पॉइंट में बताइए रेसिस्टेंस क्या है इसका, तो ये ड्रॉ करके करेंगे। हालांकि ये आगे चीजों को देखेंगे, लेकिन इससे कंफ्यूज ये मत कीजिएगा कि यहाँ पे तभी बनता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारी गारंटी दे देगा आपको, क्या क्या गारंटी देगा, हमेशा इसका जो ग्राफ होगा हमेशा ओरिजिन से पास होगा, हमेशा ओरिजिन से पास होगा, ये अलग आएगा। इसका मान लेते हैं कि एक ग्राफ आता है, इस कोई हमने दो लिया था सिलेंड्रिकल रेसिस्टर या कंडक्टर कह लीजिए, दो कंडक्टर लिया था, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2, इन दोनों को हमने टेस्ट किया, वैसे ही एक्सपेरिमेंट करके वो बैटरी लगाई, बैटरी से कितना करंट जा रहा है, उस करंट के का उस करंट से पोटेंशियल डिफरेंस कितना उसके बीच में है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्या कर दिया, एक वेरिएबल पोटेंशियल लगा के चेक किया, ऐसे कि बैटरी थी, मान लेते एक बैटरी ये वाली वेरिएबल आपको सेल लगा दिया, और हम यहाँ से वोल्ट मीटर निकाल देख रहे हैं और एम मीटर सब लगा के रख रहे हैं, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ से करंट पास हो रहा है, हम रीड किए जा रहे हैं, हमने बोला कि अभी यहाँ पे एक बोला कि यहाँ पे कि हमने वोल्टेज 0 से स्टार्ट किया, बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे ले गए, तो इस टाइम पे एक एम मीटर मुझे रीड करके देगा कि करंट कितना है, तो करंट और उसको बनाए जा रहे हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ किया हमने, तो एक का आता है ये कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 का, तो यहाँ पे बताइए यहाँ पे आप कैसे निकालेंगे रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस हो जाएगा इसका स्लोप, कंपेयर कीजिए, ठीक है। ये वाला कहाँ गया मेरा ग्राफ वाला, ये वाला ग्राफ V वर्सेस I, ठीक है, ये चीज याद रहेगा। और अब यही चीजें हमने देख ली थी, ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द रेसिस्टिविटी डायमेंशन, 1 सेकेंड, रेसिस्टिविटी डायमेंशन एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, डायरेक्शन ऑफ द करंट, इसका अर्थ क्या सर होता है, डायमेंशन आपने ऐसा क्यों लिख दिया, याद रखिएगा इसका यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि एक मटेरियल, हमने एक मटेरियल लिया, सपोज कीजिए आपने आयरन लेके आए,
कहा कि सर आयरन से हमें एक कंडक्टर बनाना है, आयरन एक कंडक्टिंग ये जो मेटल है और मेटल्स कंडक्टर होते हैं, तो इसकी कुछ कंडक्टिविटी या रेसिस्टिविटी है सर, दे रखी है, कंडक्टिविटी दे रखी है, तो 1 कंडक्टिविटी इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी, दोनों कोई एक दूसरे के साथ रिलेट है, जो भी मिलेगा मैं निकाल लूंगा। ठीक है सर। अब ये इसके पास रेसिस्टिविटी दे रखी है, आपने इसको एक शेप दे दिया, आपने इसको शेप दे दिया एक बॉक्स का, ऐसा एक बॉक्स का ये शेप दे दिया। अब इसके बाद तो आपने बोला कि सर रेसिस्टिविटी तो ये है, इसका डायमेंशन आपने लिख दिया ABC। आप बोलोगे कि सर अब तो इसी पर डिपेंड करेगी, तो यानी अब इसको मैं कैसे भी कुछ करूं तो इसका क्या अलग अलग रेसिस्टेंस हो सकता है वैल्यू, तो बोलोगे हाँ सर ठीक है, ABC डायमेंशन तो इसका भी है, और ये इसका भी ABC डायमेंशन है, इसका भी ABC डायमेंशन, इसका भी डायमेंशन ABC है, इसका भी मटेरियल वही है, इसका भी मटेरियल वही है, और ABC है, इसका भी वही है, लेकिन सब में रेसिस्टेंस अलग अलग आ रहा है सर। इसका कहां चला गया, तो इसका अर्थ ऐसा है कि डायरेक्शन भी मैटर करता है, कि मतलब डायरेक्शन से मैं बोलूं तो क्या इसका अर्थ है कि किसके अक्रॉस लगा हुआ है। यही बात मैंने आपको कैपेसिटर में भी बोलने की कोशिश की थी, कि ये जरूरी नहीं है कि ये कैपेसिटर का एक कॉम्बिनेशन बना दिया हमने, ऐसा देख लिया और कह देंगे कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, उसके ऊपर अगर ऐसे बोल दिए तो वो गलत होगा। हमें बोलना पड़ेगा किसके अक्रॉस। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई? यस सर। सबको क्लियर है ना भैया? अरे सब लोग शर्माते हो क्या, बोलते नहीं हो? ये 2 नहीं आएगा। तो हमने देखा रेसिस्टिविटी जो होता है एक प्रकार से ये होता है R इज इक्वल टू, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो ऐसा किसके लिए पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में किसके लिए पढ़ रहे हैं, कंडक्टर्स के लिए, एक्सप्लिसिटली ओहमिक कंडक्टर। जितने भी मेटल्स के होते हैं, कुछ एलॉय भी होते हैं, निक्रोम और ये सब, बहुत सारे एलॉयज होते हैं जो यूज किए जाते हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो वो सारे भी जितने भी पढ़ रहे हैं इसी के लिए पढ़ रहे हैं। तो अभी के लिए आप हमेशा रेसिस्टेंस के लिए चल सकते हो लेके V इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V/I, हमेशा ये चीज याद रखना। इसको मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही जेनरिक वर्जन में जाओ एग्जामिनेशन में, कुछ चीजें स्पेसिफिक भी होनी चाहिए तो अच्छी रहती है कि वो याद रहती है। ज्यादा मतलब कहते हैं कि बहुत जनरलाइज करेंगे चीजें कॉम्प्लेक्स बन जाती है। तो इसी के लिए मैं बोलूंगा कि अभी जो याद रखेंगे कि R निकालना है तो V/I रेशियो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। आपको मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे जो भी आपके पास आएगा तो इसके इस पॉइंट पे अगर मैं निकालना चाहूंगा, या इस पॉइंट पे निकालना चाहूंगा, या इस पॉइंट पे निकालना चाहूंगा, हर पॉइंट पे रेसिस्टेंस सेम रहेगा। चाहे आप I ज्यादा लो, I इतना लो, क्यों दिख रहा है ना, क्योंकि इस पॉइंट से अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो इसी लाइन पे रहता है और उसका स्लोप भी वही रहेगा। इस पॉइंट से ड्रॉ करूंगा तब भी वही एक टेंजेंट बनेगा जो उस लाइन पे रहेगा और उसका भी स्लोप वही रहेगा। तो इसी के लिए कोई भी I और कोई भी V पे लेता हूं, मुझे सब में रेजिस्टेंस सेम मिलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज को ध्यान में रखें। ठीक है, तो यहाँ पे इतना, हम वहां पे इतना नहीं सोचेंगे कि dV/dI इज इक्वल टू R। अभी इसके लिए काम कर रहे हैं ना, तो अभी देख लिया कि ये बन जाता है, ये चीज ये बन जाता है ओहमिक के लिए। हाँ, अब नॉन ओहमिक के लिए नहीं बनता है। नॉन ओहमिक के लिए जैसे ऐसा आ गया था ग्राफ, तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे जो स्लोप लेते हैं वो ऐसा आएगा, और इस पॉइंट पे लेंगे तो वो सेम नहीं होगा, वो ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे लेंगे तो वो स्लोप ऐसा आएगा। यानी अलग अलग V और I पे अलग अलग रेसिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ओहमिक के लिए बात कर रहे हैं तो ये चीजें बनी रहेगी। ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई। अब जो आप R इज इक्वल टू जो पढ़ रहे हो, रोहो L/A पढ़ रहे हो, राइट बेटा, और आपने ये चीज देख ली थी और ये भी चीज देख लिया था, दोनों आपस में कैसे बन गए थे। ये कहां से आती है, एक्चुअली इसी से आती है। देखा था ना हमने, हमने कंडक्टेंस देखा था कि वो जब हमने एक लिखा था फॉर्मूला कि आपके पास J वेक्टर जो है वो कंडक्टेंस टाइम्स
ई वेक्टर था कि नहीं? ये क्या है? ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अरे भैया भूल गए क्या? अरे तुम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हो। अरे ये चीज, ये डी हटा दिया, मतलब वो डी तो उस समय लगाया था इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो ये J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं वहां से आ गई थी। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, यही निकाल के लाए थे। वहां पे ये रेसिस्ट ये आया था, ये आया था एक्चुअली में एन ई स्क्वायर टाउ जो होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर पूरे वॉल्यूम में जो कंडक्टर है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं और टोटल इसका वॉल्यूम कितना है, तो वो उससे एन आता है क्यू बाई वी। और ई क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। और टाउ ये क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। दिस इज द एवरेज टाइम जिसका कह सकते हैं कि अगर nth कोलिजन हुआ तो nth कोलिजन में कितना ऑन एवरेज हर कोलिजन को टाइम मिला है, तो वो होता है। और बाई एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही चीजें कंडक्टेंस बनती है। और फिर हम बोलते हैं कि वन बाई कंडक्टेंस वो क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी कहते हैं। और फिर रेसिस्टिविटी से लेके यहां से सब कुछ लेके स्टोरी बना दी थी। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब यहाँ पे हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, रेसिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। क्या रेसिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल, कैसा मटेरियल है, क्या उसी पर डिपेंड करती है? क्या ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है? क्या रेसिस्टिविटी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है, यानी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है क्या? तो इसके ऊपर फिर बातें हुई कि अगर फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी भी ढूंढी जानी चाहिए, रो बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल विद द चेंज इन स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर। जब इसको देखा गया तो आया था, पता है क्या कितना बेटा? इसका आया था अल्फा टाइम्स रो नॉट। इसका अर्थ क्या हुआ सर? ये सेम चीज आप पढ़ोगे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस। dn बाई डी टी जो होता है वो होता है माइनस टाइम लेमडा एन नॉट। सेम बिहेवियर है सब, बहुत सारी चीजों का। इसका अर्थ क्या होता है सर? कि ये बोलना चाह रहा है ना, ये बोलना चाह रहा है कि आप छोटे से टेम्परेचर में अगर मान लेते कि आपने एक कंडक्टर रखा हुआ है और इसके चारों तरफ एक थर्मामीटर लगा रखा है जो कि इसके टेम्परेचर को धीरे धीरे कुछ चाहे तो आप चाहे इंक्रीज कर सकते हो, और उसका एक डिस्प्ले लगा रखा है। ये रहा थर्मामीटर, पूरा लगा दिया, एक सराउंड इन्वायरमेंट बना दिया गया है और इसके ऊपर एक डिजिटली आपको रीड कर रहा है अभी कि इसका अभी 200 केल्विन है पूरे मेटल का टेम्परेचर। इस मेटल का टेम्परेचर और उसके थ्रू करंट गुजारा जा रहा है और फिर देखा जा रहा है कि क्या आ रहा है, रेसिस्टिविटी कितनी आ रही है, क्योंकि इसका एल और ए को हम मानते हैं कि टेम्परेचर के कारण इतना चेंज नहीं होगा जितना रेसिस्टिविटी में चेंज आता है। एल और ए उतना ही बना रहता है, लगभग ना एक्सपेंशन हो रहा है ना कंट्रैक्शन, उतना नहीं दिया जाता टेम्परेचर। 200 केल्विन से धीरे धीरे बढ़ा के ऐसे 250 तक लेके जाएंगे और उतने ही के बीच में रीड करेंगे, तो उसका एल और एरिया कांस्टेंट बना रहता है। तो उसके बाद देख लेते हैं उसका कि कैसे यहां से एक प्रकार से आपका ये ले आते हैं कि आर का जो वैल्यू कहीं रीड कर लिए थे हमने, उसको वैल्यू कर लिया था, और उसके बाद रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू आर टाइम्स ए बाई एल। ये सब कांस्टेंट बना रहता है। रेसिस्टिविटी निकाल लेते हैं, एक बार रेसिस्टिविटी निकाले इसका ये रखा, अब दूसरी बार रेसिस्टिविटी फिर से निकालेंगे। सारे में देख रहे हैं कि छोटा छोटा हर बार टेम्परेचर चेंज करने से रेसिस्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन ये कितने पे बढ़ रही है? अगर सबसे पहला मेरे माइंड में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होगा कि अगर आप टेम्परेचर का ऐसा लेते हैं और रेसिस्टिविटी का ऐसा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। डिपेंड करता है, अगर ऑरिजिन से जाए ऐसे जा सकता है, नॉन ऑरिजिन से जा सकता है ऐसा जा सकता है, यानी रेसिस्टिविटी एक प्रकार से क्या है, ये टेम्परेचर के ऊपर लीनियरली डिपेंड करती है। फिर बोला कि नहीं वो वाला भी सेट नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ? फिर एन आया एक, फिर और जाते एन स्क्वायर करते, एन क्यूब करते, जाके एन पे जाके सेटल डाउन हो गया। देखा कि ये टेम्परेचर रेट ऑफ चेंज ऑफ इसका ग्राफ बना रहे हैं रेसिस्टिविटी का, तो किसी पॉइंट पे जब स्लोप निकाल रहे हैं तो वो अल्फा टाइम्स रोहो नॉट है। यानी रोहो नॉट क्या है? जब आप T0 से जब टेम्परेचर रीड करना स्टार्ट किए तो उस पर में जो रेसिस्टिविटी थी वो रोहो नॉट थी।
ठीक है, और ये चीज हमेशा काम आएगी, हम इसी से स्टार्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैथमेटिकल मॉडलिंग जब हम करते हैं ना, डेरिवेटिव जैसे चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हम ग्राफ के हेल्प से सोचते हैं, क्योंकि ना हम ऐसे सोचते हैं कि उन दोनों के बीच में कोई संबंध होगा, तो संबंध होगा तो एक लाइन ग्राफ बनेगी चीजों का। हम देखते हैं कि ऐसे कि आई एक ग्राफ एक बना रहे हैं, एक वी का ग्राफ बना रहे हैं, कि हम आई में चेंज ला रहे हैं तो वी कैसे चेंज हो रहा है और उसके स्लोप्स कैसे बनेंगे। तो ये मैथमेटिकल वे में मॉडलिंग होती है। ठीक है, यही काम हम करते, सेम चीज काम डीवी बाई डी टी। हम आखिर अगर छोटे से टाइम में देख रहे हैं कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है उस पार्टिकल का, और उसको एक नया नाम दे देते ए, और फिर देखते हैं कि इसके ऊपर बनाते हैं कि ए अगर कांस्टेंट हो गया तो लीनियर एक्सेलरेशन मोशन वाला हो जाएगा। अगर कांस्टेंट नहीं हुआ, कोई कांस्टेंट की जगह एक फंक्शन ऑफ वी भी हो सकता है, जैसे कि आपको आता है विस्कस फोर्स। तो बहुत सारी ऐसे ही काम करते, डेरिवेटिव्स बना बना के ऐसे सोचते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये देखा गया, ये होता है अल्फा टाइम्स ये कोफिशिएंट ऑफ, मतलब एक प्रकार से आप कह लीजिए कि इसको एक अल्फा भी कांस्टेंट बना, मान लीजिए कि कांस्टेंट रहता है टाइम्स उस जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, जो टी नॉट से जो टेम्परेचर पे जो इसकी रेसिस्टिविटी है रोहो नॉट, उस वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी और अल्फा पे डिपेंड करेगी इसका रेट चेंज, चेंज ऑफ रेसिस्टिविटी विद चेंज ऑफ टाइम टेम्परेचर सॉरी। तो फिर ये चीज रिलेशन, ये चीज आप मान लीजिए कि आ गया, इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया था, ये चीज मान लीजिए कि यही होता है, इसको मान लीजिए कि इसको रटना है मुझे, तो रटना है, बाकी आगे कंक्लूड मैं करूंगा। इस चीज को सर बोल दो रटने के लिए, इसके बाद मत बोल देना मुझे रटने के लिए, मुझे बहुत गुस्सा आता है रटने से। तो इसके बाद अगर मान लिया तो फिर अब इसको पढ़ लीजिए। अल्फा भी एक कांस्टेंट है, रोहो नॉट भी एक कांस्टेंट है, कोई आर्बिट्री वैल्यू है लेकिन वो कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है आपके पास, टेम्परेचर एक वेरिएबल है, रोहो एक वेरिएबल है, रोहो और रोहो नॉट में अंतर है। रोहो नॉट जब टी जीरो पे जो आपके पास रेसिस्टिविटी थी वो रोहो नॉट है, रोहो किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे जो रेसिस्टिविटी है उसको रोहो से रिप्रेजेंट कर। ठीक है, तो यहां से अगर आप करते तो इंटीग्रेट कीजिए दो साइड में, तो यहां पे आप बोलोगे कि कहां से रोहो नॉट से हम रोहो तक ले जा रहे हैं, और यहां से टी नॉट से लेके टी तक जा रहे हैं, यानी किसी टेम्परेचर टी पे रेसिस्टिविटी रोहो है और टी नॉट पे रोहो नॉट है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए तो क्या आएगा, डी रोहो का इंटीग्रेशन क्या होता है रोहो, तो रोहो अपर लिमिट लोअर लिमिट, दिस इज इक्वल टू अल्फा बाहर आ जाएगा, रोहो नॉट भी बाहर आ जाएगा, टी का आ जाएगा टी माइनस टी नॉट। इसको भी वैसे लिख दीजिए, रोहो माइनस रोहो नॉट इज इक्वल टू अल्फा रोहो नॉट टी माइनस टी नॉट। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, रोहो इज इक्वल टू रोहो नॉट यहां से भी कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट, ये आता है आपके पास ये रिलेशन। स्टार्ट कहां से किए थे ये मानते हुए, ये बात समझ में आया कि नहीं, अरे समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. यानी हम बोल क्या रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ओहमिक मटेरियल भाई साहब, जो ओहमिक मटेरियल है ना, ये इसका क्या है ना कि इसके जो रेसिस्टेंस आते हैं, ठीक है, वो वी और आई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। अपना कोई भी वी हो उस पर कोई आई हो सकता है, कोई मतलब है कि वी आई पे कोई डिपेंड नहीं है। दूसरी बात है ओहमिक मटेरियल जिसको हम पढ़ रहे हैं सर, इसका डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, तो ये रेसिस्टिविटी के ऊपर करते हैं, लेंथ के ऊपर करते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर करते हैं। यहाँ पे बोल सकते हैं लेंथ के ऊपर करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे करते हैं, लेकिन वहां पे जब बोल रहे थे कि मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, डायमेंशन पे डिपेंड करते हैं और डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करते हैं, तो इसका अर्थ यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम बोल दे रहे थे कि इस चीज को बोल दे रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली वही बता दे रहे हैं कि लेंथ पे डिपेंड करते हैं। लेंथ मतलब उस क्रॉस सेक्शन, एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है कंडक्टर है। इसका ए बी सी, इसका ए बी और ये सी हो गया।
अब इसका कौन सा ए को हम लेंथ बोल रहे हैं ये पहले ही से डिसाइड करते रहे, तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ लेंथ पे डिपेंड करता है और एरिया पे। कौन सा एरिया हम बोल रहे हैं बार बार, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या एरिया मतलब ये एरिया ले लेंगे क्या, ये फेस का एरिया ले लेंगे क्या, ये भी तो एक एरिया पड़ा हुआ है। नहीं, करंट जो फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन बनता है उस क्रॉस सेक्शनल का एरिया। तो अगर बोले रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, लेंथ कितना वो क्रॉस करना पड़ेगा उसको, वो लेंथ कहलाता है। तो लेंथ ऑफ द रेसिस्टेंस या कंडक्टर जो कह लो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट कंडक्टर। तो ये चीजें हमने बताई थी, और फिर हमने देखा था कि ये एक प्रकार से लीनियर रिलेशन होता है आई और वी का, और हमेशा ये हमेशा ऑरिजिन से पास होता है, जिसका जैसा होगा वो निकाल लेंगे रेसिस्टेंस R1 R2 अगर ग्राफ के फॉर्म में से दिया हुआ होगा तो। फिर दूसरी बात, तीसरी बात हमें ये समझ में आया कि इसकी रेसिस्टिविटी भी जो होती है ना, वो मटेरियल के ऊपर तो डिपेंड करती है, साथ में क्या होता है, देखिए मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, तभी तो इसके ऊपर रोहो नॉट आ रहा है। रोहो नॉट मतलब क्या है कि उस टेम्परेचर टी नॉट पे आपका एक मटेरियल होगा, इसका रोहो नॉट 1 होगा वैल्यू, दूसरा होगा मटेरियल उसी टेम्परेचर पे, उसका रोहो नॉट 2 वैल्यू होगा। तो एक प्रकार से नेचर मटेरियल के नेचर पे तो डिपेंड कर रही है, तो इसी के लिए तो बोल रहे हैं कि इसकी रेसिस्टिविटी क्या डिपेंड कर रही है कि नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर से डिपेंड कर रही है और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो टेम्परेचर है तो वो नीचे में आ जाएगा क्योंकि हमें डेरिवेटिव ले रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर आ गया तो हमें मालूम है कि टेम्परेचर के चेंज करने से रेसिस्टिविटी क्या आएगी, उसको मैं देखना चाहता हूं। तो अल्फा रोहू नॉट आता है हमेशा, और यानी हमेशा ये बात समझेंगे कि रेसिस्टिविटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेसिस्टिविटी विद ओवर द चेंज ऑफ टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू रोहो नॉट इनटू अल्फा। अल्फा एक कोई कांस्टेंट है, अभी इसके ऊपर बात करेंगे। और रोहो नॉट एक प्रकार का मटेरियल उस टेम्परेचर टी नॉट पे जहां से हम स्टार्ट किए रीड लेना, उस टी नॉट से टी नॉट पे क्या उसका रेसिस्टिविटी था, वो होता है रोहो रोहो नॉट। ठीक है, और इससे हम ये रिजल्ट जान जाएंगे, ये कंक्लूजन है हमारा, ये मान्यता, ये सब माने हैं हम चीजों को, और बहुत सारी चीजें बीच में आ गई, कंक्लूड हो गए। अब देखिए अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग रेसिस्टिविटी आती है। कंडक्टर का रेसिस्टिविटी देखिए कहां से कहां तक के बीच लाई कर रही है, 10⁻⁻⁶ से लेके 10⁻⁻12 के ऑर्डर तक का, कितना कम रेसिस्टिविटी है। यही अगर सेमीकंडक्टर का देखिएगा तो यहां से लेके यहां तक ऑर्डर का एग्जिस्ट करती है। यानी आपको बता दे तो अगर ऐसे देखेंगे 10⁻⁻12, इधर हो जाएगा 10⁻⁻6, मान लेते हैं 10 ये 0, इधर हो जाएगा 10⁻6, 10⁻12, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ते जा रहा है। अगर इसमें देखेंगे कंडक्टर की रेसिस्टिविटी इस रेंज में पड़ रही है, सेमी कंडक्टर की कहां से पड़ रही है, -5 यहां से कुछ 5 तक, यहां तक का पड़ रही है। उसको दूसरे कलर से दिखा देते हैं। और इंसुलेटर की देखिए, और 5 से इसके आगे, तो इधर ये इंसुलेटर कहलाता है। और इससे और नीचे चले जाइए तो एक प्रकार से एक आइडियल कंडक्टर, जितना जाइएगा नीचे की तरफ आइडियल कंडक्टर, इधर जितना बढ़ते जाइएगा एक आइडियल इंसुलेटर की तरफ रीच कीजिएगा। समझ में आ गया? यस सर। तो ये Yes, sir. टेम्परेचर के ऊपर यही वाली चीजें हम लेके आए थे, और इसको कहते हैं, अब देखिए अल्फा का नाम आ गया है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। इस चीज को मैं और चीजें पढ़ाता तो उसमें भी मैं मतलब इसको और भी आगे आपको आगे हेल्प करेगा ऐसे नाम कल्चर करने के लिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी कैसा है, रेसिस्टिविटी का अगर रेट निकाल रहे हैं टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर एक कोफिशिएंट लगेगा, उस कोफिशिएंट का नाम होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, उसको अल्फा कहेंगे, और उसके रोहो नॉट पे भी डिपेंड करेगा। यानी मटेरियल का जो इनिशियल टेम्परेचर उस पे क्या था, उस टाइम पे उसकी रेसिस्टिविटी क्या थी, और फिर यही चीज सॉल्व करके यही आएगा। आया था कि नहीं, हमारा ये वाला जो आया रिलेशन आया है वो यही आया था कि नहीं, यही है कि नहीं?
तो ये बात समझ में आ गई सबको? समझ में आ गई क्या? सर यस सर। तो देखो अब इसका ग्राफ देख लो यार, रेसिस्टिविटी का। अब देखो ये रेसिस्टेंस पर ये वी और आई की तरह नहीं है, सेम ओमिक मटेरियल का वी आई हमेशा ऑरिजिन से पास हो, लेकिन ये इसका जरूरत नहीं है। ठीक है। सेमीकंडक्टर का निगेटिव होता है, ये क्यों हो रहा है? अल्फा निगेटिव है, इसका अर्थ क्या है सर? हमें इस पे भी प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए सर। तो हम बोलेंगे कि डी रोहो बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स, मान लेते हैं, लिख देते हैं कुछ, एक फंक्शन ऑफ रोहो नॉट है, फंक्शन ऑफ रोहो नॉट होगा कुछ। ओमिक के लिए फंक्शन ऑफ रोहो नॉट क्या हो जाता था? फंक्शन ऑफ रोहो नॉट इज इक्वल टू रोहो नॉट, सिर्फ वही आता था। हो सकता है ऐसा कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाए, रोहो नॉट स्क्वायर प्लस 2 रोहो नॉट प्लस 1, ऐसा कोई फंक्शन बन जाए। कौन सा मटेरियल कैसे किसको सेटिस्फाई करेगा क्या मालूम, लेकिन इन जेनरिक तो ऐसे ही सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इसका दो ही फैक्टर है, एक मटेरियल का और एक टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर। तो यहां पे अगर मान लेते हैं कि अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे सर इसको अल्फा अब मान लेते हैं निगेटिव हो गया। तो निगेटिव हो गया सर, तो यानी ये माइनस टाइम्स एफ रोहो नॉट टाइम्स हम एक इसको लिखते हैं बीटा, क्योंकि अब अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है? अल्फा इज इक्वल टू माइनस टाइम बीटा, यानी अल्फा, देखो क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि बीटा हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा ही होगा, इसी के लिए। अल्फा एक निगेटिव है ना, तो निगेटिव साइन बाहर निकाल लेते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और ये भी मटेरियल, ये एफ एफ रोहो नॉट ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। किसी टेम्परेचर टी नॉट पे रोहो नॉट कोई तो वैल्यू होगा जो पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी और ये माइनस आ गया, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? रोहो नॉट विथ रोहो टी इज समथिंग निगेटिव वैल्यू। तो निगेटिव वैल्यू का अर्थ क्या है कि सर आपने टेम्परेचर बढ़ाया लेकिन रेसिस्टिविटी घट गई। टेम्परेचर बढ़ाया, रेसिस्टिविटी घट गई, ये टी और रोहो में। टी आपने बढ़ाया लेकिन रेसिस्टिविटी घट गई, और बढ़ाया और घट गई। ये होता है, यही तो वो करते हैं, क्या कहते हैं, ये माइनस वाला जब हम कहते हैं डी एन बाई डी टी जब हम लिखेंगे ना, तो यहां पे इसी का अर्थ होता है माइनस लैम्डा एन। ये इसका अर्थ क्या होता है? एन नॉट। इसका अर्थ या माइनस से क्या होता है कि मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये एन घटता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एन घटता जाएगा। यानी तभी तो बोल रहे हैं कि वो जो एक्टिव न्यूक्लियस थे वो जैसे जैसे टाइम टूटते जाएंगे। तो जो अभी जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस है एन है, कुछ टूट जाएंगे तो अब तो एन नहीं रहे, तो एन माइनस समथिंग हो जाएंगे। अल्फा मान लो कि ये चले गए, कुछ एन माइनस एम हो गए, कुछ टूट गए, लेकिन टाइम तो बढ़ गया। टाइम तो 0 से लेके 3 सेकंड पे पहुंच गया। टाइम बढ़ रहा है लेकिन ये घट रहा है, ऐसा चेंज आपस में संबंध है। तो इसी के लिए देखो जैसे से टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ थे यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, ऐसे से रेसिस्टिविटी क्या होते जा रही है? इसकी घटते जा रही है। समझ में आ गया? यस सर। नहीं समझ में आएगा तो बोल देना मुझे, ठीक है? एक सेकेंड। यहाँ पे आपका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है रेसिस्टिविटी घट रही है, और यहाँ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं पॉजिटिव है ना। देखो हमने तो बोला था अल्फा टाइम्स रोहो नॉट, अल्फा पॉजिटिव होता है हमेशा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होती है। तो ये पॉजिटिव है भैया, तो पॉजिटिव देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका रेसिस्टिविटी भी बढ़ते जा रहा है। तो इससे अर्थ होता है कि इसका क्या यूज कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में क्या इस्तेमाल करते हैं? रॉकेट लॉन्चिंग में। अगर आप लेते एक मशीन बना हुआ है आपका यहाँ पे इसका, और आपके पास बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा क्योंकि यहाँ पे एग्जॉस्ट होगा, तो आप क्या कर रहे हो? टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रेसिस्टिविटी बढ़ते जाएगी, तो इसके लिए ये प्रकार से कंडक्टर बनते जाएगा धीरे धीरे।
रेसिस्टिविटी घटेगी, सॉरी रेसिस्टिविटी घटेगी, तो रेसिस्टिविटी घटेगी तो रेसिस्टेंस घटेगा, तो रेसिस्टेंस घटेगा तो एक प्रकार से वो अच्छा कंडक्टर बनते जाएगा। तो इसका इस्तेमाल इस समय हाई टेम्परेचर पे किया जा सकता है कि हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर बनाए रखना है। यहाँ पे देखो कि यही एल्युमिनियम का यूज करते हैं आप, तो यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता तो ये एक रेसिस्टर की तरह काम करने लगता, और जैसे ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ेगा इसका ज्यादा ज्यादा रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, जिस कारण से ज्यादा रेसिस्टेंस बढ़ते जाएगा, और रेसिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा फिर वो इंसुलेटर वाले कई रीजन में ना चला जाए, फिर हमारे पास सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं इसका प्रैक्टिकल अप्लायंसेस क्या हो जाते हैं? Yes, sir. तो देखो रेसिस्टर को ऐसे बना के दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये देखो मार्केट में, देखो मार्केट तो हम फिजिक्स आप हम पढ़ते हैं, मार्केट वाले तो पढ़ते नहीं है, हैं उनको तो चाहिए कि वो क्या करते, सर्किट पे ड्रॉ करते। देखना बहुत सारे जैसे बंदे जिन्होंने कभी भी चीजों को नहीं पढ़ा है, बस उनको मालूम है कि अच्छा इसको लाल वाले को इधर सोल्डर करना है, नीले वाले को इधर सोल्डर कर देते हैं, एक सर्किट बन गया ये। अच्छा ये गोल सा कैपेसिटर होता है, ये इसके ऊपर रीड किया कि अच्छा कितना है, नहीं रीड कर पाए, ठीक है यहाँ लगा दिया। इसका एक तरीका होता होगा रीड करने, ठीक है पढ़ लिया। ये रेसिस्टर मुझे चाहिए 5 ओम का, कौन सा कलर वाला लूँ? उनके पास कलर कोडिंग रहती है, उनके पास कलर कोडिंग करके रहती है, और वो वहां से पढ़ते हैं कि इसका वैल्यू क्या है रेसिस्टेंस का, इस रजिस्टर का रेसिस्टेंस क्या है, वो इस कलर के हेल्प से पढ़े जाते हैं। क्योंकि भैया आपके पास अब मैं 2 बोल देता हूँ, 3 बोल देता हूँ, ये आपने पढ़ा है, आपने इस नंबर या फिगर के हेल्प से आप किसी के वैल्यू के बारे में जानते हो, ये कलर के हेल्प से जान जाते हैं किसी के वैल्यू। तो क्या कोई पैटर्न होगा सर क्या? तो हाँ इसका पैटर्न होता है, तो आज उसको जानते हैं। हाँ चलो ये कर सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट जब किया जाता है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे। तो आप जब सर्किट ड्रॉ करोगे तो इसका अर्थ ये क्या हो गया, ये रेजिस्टर हो गया, इसका रेजिस्टेंस R1 हो गया, तो ये रेजिस्टर 1 हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना? कलर कोडिंग कैसे होती है सर? ये देखिए डिजिट 1 बताता है, ये डिजिट 2 बताता है, ये आपको मल्टीप्लायर बताता है, और ये टॉलरेंस बताता है। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है? डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट मल्टीप्लायर और टॉलरेंस। ये मालूम चल गया कि ये वाला जो आपका स्ट्रिप होता है पहला वाला, ठीक है, आपके पास डिजिट 1 बताएगा, दूसरा वाला डिजिट 2 बताएगा, तीसरा वाला डिजिट 3 बताएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर एक्सक्यूज मी सर, मुझे ये बताइए कि कैसे मालूम चलता होगा ये रेसिस्टर आपके पास रखा हुआ है? सर ऐसा रेसिस्टर रखा हुआ है, ठीक है, आपको कैसे मालूम चलेगा कि इस कोने से रीड करना है कि इस कोने से रीड करना है? किसी ने इस कोने से रीड करके बता दिया होगा, तो इधर से तो ये हो जाएगा डिजिट 1, कि ये डिजिट 2, और ये हो जाएगा मल्टीप्लायर, और ये हो जाएगा टॉलरेंस, है कि नहीं? तो इसके लिए देखिए अनइवन स्ट्रक्चर बनाया गया, 3 बैंड एक तरफ, एक बैंड इधर, तो एक बैंड वाला जो होता है वो हमेशा टॉलरेंस बताता है। समझ में आ गया क्या? Yes, sir. तो ये लास्ट वाला होगा वो टॉलरेंस बताएगा, इधर 3 वाला क्या होता है, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, मल्टीप्लायर। तो ऐसा लिखते कैसे हैं? तो ये वाला जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको लिखते हैं D1, दूसरे वाले को D2, ये एक टोटल नंबर होगा, ये एक नंबर आएगा, ये नंबर टाइम्स 10 टू द पावर, ये मल्टीप्लायर आता है वो, प्लस माइनस टॉलरेंस, ये होता है रेसिस्टेंस का वैल्यू। समझ में आ गया? ये हुआ D1, D2, M, और ये T। अब पता ये, चलो ठीक है ये होता है सर, ऐसा आपने बोला ऐसा बनाते हैं, लेकिन अब D1 क्या है वो कैसे मालूम करें? तो भैया तुम्हारे पास चार्ट पढ़ाया जाता है, तो चार्ट कैसा पढ़ाया जाता है? ये आता है ये कलर कोडिंग है, ब्लैक डिजिट 0, मल्टीप्लायर 1। इसको ऐसे मत लिखो, डिजिट 0 10 टू द पावर 0, यानी डिजिट 0 10 टू द पावर 0, ब्राउन 1 10 टू द पावर 1, रेड 2 10 टू द पावर 2, ऑरेंज 3 10 टू द पावर 3, येलो 4 10 टू द पावर 4, ग्रीन 5 10 टू द पावर 5, ब्लू 6 10 टू द पावर 6, वायलेट 7 10 टू द पावर 7, ग्रे 8 10 टू द पावर 8, व्हाइट 9 10 टू द पावर 9। गोल्ड का डिजिट नहीं दे रखा है, मल्टीप्लायर दे रखा है, यहां इसको ऐसे मत पढ़िए,
गोल्ड के बाद 9 के बाद चलिएगा -1 एंड -2। ये थोड़ा एक लास्ट वाला याद रखना पड़ेगा, और यहाँ 5, 10 एंड 20% ऐसे याद रखिएगा। अब सर ठीक है सर, यहाँ ऐसे लिख देंगे 0, 1, 2 से लेके 9 तक लिख देंगे, यहाँ पे वैसे ही 10 बना देंगे और ऊपर में वैसे ही लगा देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 से 9 तक। ठीक है, यहाँ थोड़ा याद रखने के लिए बोलते हैं, यहाँ पे 10 के ऊपर फिर 9 जब कंप्लीट हो जाए फिर -1, -2 लिख देंगे। फिर चलिए सर टॉलरेंस में लास्ट में 5%, 10%, 20% ये याद रखेंगे। सर ये ऑर्डर कैसे याद रखें सर, ये बताइए ना, मेन काम पे आइए ना सर, इधर उधर मत घुमाइए। तो इस चीज को ऑर्डर को याद रखने के लिए एक वर्ड है, एक सेंटेंस, कि बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। भैया एक ग्रेट ब्रिटेन में एक बीबी रॉय कोई रहता है? ठीक है, हैज वास्ट एंड जाइंट wardrobe, has a vast and giant wardrobe which has gold and silver। ठीक है, इसका अर्थ समझिए क्या होता है। देखो भाई, हमारे अंग्रेज क्या थे, हमारा सोना तो उठा के ले गए, तो उनके पास अपने पास क्या रखा है कि बहुत बड़ा वार्डरोब बना रखा है, बहुत बड़ा वार्डरोब बना रखा है। उस वार्डरोब में क्या भर रखा है, सोना और चांदी। वास्ट एंड जाइंट का अर्थ क्या होता है, टुगेदर, मतलब बहुत बड़ा। एक बीबी रॉय हैं, ठीक है, जो ग्रेट ब्रिटेन में रहते हैं, और उन्होंने एक वास्ट वाला बड़ा और जाइंट वार्डरोब बना रखा है जिसके अंदर सोना चांदी रख रखा है। ये सेंटेंस याद रखिएगा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वास्ट एंड जाइंट वार्डरोब विथ गोल्ड एंड सिल्वर। हैज छोड़ दीजिए, विथ गोल्ड एंड सिल्वर। अब इससे कैसे करेंगे, यहां से देखिए, ऐसे इसको चीजों को ऐसे लिखेंगे, यहां पे ऐसे, बी रॉय, ठीक है, ऑफ यहां पे छोड़ देंगे, वर्ड एक ऑफ आएगा जो ऐसा कि फालतू में आ गया, ग्रेट ब्रिटेन। अरे यार यहाँ पे एक सेकेंड, ये आ गया, इसको ऐसे लिखते हैं इसके साथ मैच करके तो ठीक रहेगा। ठीक है, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, GB, ओके ओके, GB। आई थिंक ये पैटर्न रीड ये गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, इसको मैं करेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ये पैटर्न गलत लिखा हुआ है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। सो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एक सेकेंड, नहीं नहीं, ये पैटर्न रॉन्ग बनाया हुआ है। इसकी पैटर्न यहाँ से आएगी, NCERT में दे रखी है, एक सेकेंड। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको मैं इसमें इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, ठीक है ना, आपको जो आएगी ना वो इसमें इनकॉर्पोरेटेड मुझे पता है पैटर्न सर। क्या सर पैटर्न पता है, पैटर्न पता है ना? हाँ, वो मैं एक बार क्लियरफाई करवा देता हूँ, वो बस रटने का चीज है, ये एक्चुअली रटने का चीज है। ठीक है, यहाँ पे आ गए, ये आ गए, ये रहा। हाँ, यहाँ से आपको साफ दिख जाएगी। हाँ, बीबी यहाँ पे लिख पाएंगे क्या? नहीं, लिख तो नहीं पाऊंगा। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्लैक ब्राउन रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ब्यूटीफुल, अच्छा अच्छा, ये चीज
नहीं नहीं, पैटर्न सही है, पैटर्न सही है, पैटर्न सही है, पैटर्न सही है, बस एक यहाँ पे नीचे वाला एडेड नहीं रहता। ठीक है ठीक है ठीक है, हम ये इसको बनाया है हम लोगों ने रॉन्ग, ये ऐसे बन रहा है, हमने रॉय को ऐसे तोड़ा नहीं, बीबी रॉय। अरे यार, ये क्यों डिलीट हो रहा। हाँ यहाँ पे चलो करते हैं। हाँ, बी बी रॉय, बी बी रॉय, रॉय को आर ओ वाई, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जी बी, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये ऑफ को क्या रखना, यहाँ पे अलग रखना। ये कोई वर्ड आया है लेकिन इसमें कोई मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है, इसको बस ऐसे आ गया। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज यहाँ पे अलग रख देना, हैज वास्ट एंड जाइंट wardrobe which contain gold and silver। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये चीज याद रखोगे Yes, ऐसे। sir. बीबी रॉय, अब देखो इसके बाद भी प्रॉब्लम आती है, इसके बाद भी प्रॉब्लम आती है। द रीजन इज कि आपको समझना पड़ेगा कौन सा वर्ड छोड़ा जा रहा है और कैसे बोला जा रहा है। अब यहाँ पे 2 बार बी आया है, अब एक ब्लैक है कि ब्राउन है वो चीज प्रैक्टिस से आएगी, लेकिन आपके पास ऐसे अगर आप आ गया जैसे बोलोगे बी बी रोए ऑफ, ऑफ का ओ छोड़, ऑफ छोड़ देना है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हैज छोड़ देना है, वास्ट एंड जाइंट wardrobe which contain gold and silver। तो अब देखो यहां से बना दोगे, पहला ब्लैक देना है, दूसरा ब्राउन देना है, तीसरा रेड देना है, चौथा ऑरेंज देना है, पांचवा येलो देना है, छठा ग्रीन देना है, इसके बाद ब्लू देना है, फिर वॉयलेट देना है। वॉयलेट का स्पेलिंग आ रही देखो, वॉयलेट देना है, फिर ग्रे देना है, फिर व्हाइट देना है, फिर गोल्ड देना है, फिर सिल्वर देना है। देखो मैच भी हो रहा है सारा, ठीक है, ये पैटर्न बना दिया। उसके बाद क्या करोगे, स्टार्ट करना गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इसी तक गिनती आती से, भूल गए, बच्चे हैं, चलता है सब कुछ। अरे इसको एक मिनट, एक मिनट, यहाँ से आपको नंबर थोड़ा ऐसा हो गया है, देखो इसके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। व्हाइट कैसे आ रहा है 9 में जी, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 0 से स्टार्ट है ना यार, अरे यार मैं भी थोड़ा सा 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर यहां से स्टार्ट करना है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। इसके बाद गोल्ड ऑर्डर में -1 -2 लिख दिया। अब बताओ टॉलरेंस कहां से स्टार्ट होती है, सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में 5%, 10%, और एक लास्ट में रहती है नो कलर वाला, उसको दे देना 20%, बस इसका यही वैल्यू है टॉलरेंस के लिए। अब देखो, अब रीड करेंगे, मान लेते हैं कि ऐसा पहला वाला आपका कुछ कलर है, तो पहला वाला डिजिट आपके पास जो आएगा वो आएगा, ये मान लेते हो पहला वाला ब्लैक है तो ब्लैक का 0, दूसरा वाला ऑरेंज है, ऑरेंज, ऑरेंज का कितना है 3, अब फिर तीसरा वाला फिर ऑरेंज है, तो ऑरेंज का अब तीसरा वाला मल्टीप्लायर ले रहे हैं, तो मल्टीप्लायर में देना है ऑरेंज का 10⁻3, और दे रखा है गोल्ड, गोल्ड मतलब ±5%, तो ये आपके पास आ गया, क्या आ गया, रेसिस्टेंस इन ओहम। समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, यस sir. सर।
देख लेना भैया, हम फिसल जा रहे हैं, जबकि याद करने वाली चीजें, इसको थोड़ा सा एक बार टेबल बना के देख लेना। चीजें बहुत ज्यादा माइंड से, मतलब इसमें कुछ है नहीं, बस रटने वाला है। ठीक है, तो इसका एक आ जाएगा। और जैसे इसमें देखो यहाँ पे दे रखा है ब्राउन, चलो रीड करो, बताओ। अरे छुपाओ छुपाओ, जल्दी छुपाओ, इसका बताओ, जल्दी बताओ कितना आएगा। लिखो सब अपने बॉक्स में। पहला वाला ब्राउन है, दूसरा वाला ब्लैक। सर 10 multiplied by 10/3 ±5%. समझ में आ गया? और 10⁻³ ±5%। हाँ, समझ में आ गया ना सबको? और हाँ, किसी को बताना है? और बताओ, सब लोग बच्चे बताओ। और ये टेबल कैसे याद रखना? आज के बाद याद रख लोगे ना भैया, बीबी रॉय हैं, बहुत अच्छे इंसान थे, हमारे भारत का पैसा लेके चले गए, अपने वार्डरोब में जाके सजा के रखा हुआ है। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वास्ट एंड जाइंट, बड़ा और विशाल वार्डरोब है, पूरा बहुत बड़ा है, 2 मंजिला टाइप का वार्डरोब है। उसके अंदर पूरा हमारा सोना ऐसे, चांदी ऐसे भरा पड़ा है। ठीक है, और एक नीचे में नो कलर ऐड करके रखेंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आए तो बोल देना कि सर नहीं आता है सर, आप अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हो सर, ऑनेस्टली सही बताती हूँ सर। ठीक है, अरे कुछ नहीं है यार, बच्चे हो तुम लोग, चलता है, तुम लोग का फीडबैक अपने हिसाब से देना, ऑनेस्ट होके देना बेटा, अपने साथ डिसऑनेस्ट मत हो। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें मत रखना कि मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा तो सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मैं थोड़ा स्मार्ट, इस एज में आता है सबको, थोड़ा स्मार्ट बनता हूँ सर की जानबूझ के ये क्वेश्चन पूछूंगा, सर को दिखाऊंगा कि ना कि मुझे कर रहा हूँ, ये सब चीजें मत रखना, क्योंकि इससे ना समय वेस्ट होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, क्या कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और दिल से लगाव के काम करना, बस अपने आप को जवाब देने के लिए, और किसी को जवाब देने के लिए नहीं। जितना होगा आपके अंदर वो क्षमता, आप बोलोगे अपने सामने कि देखो मैंने अपनी क्षमता के अनुसार पूरा किया है, और तब जवाब मिलेगा कि हाँ। तो उससे कोई रिजल्ट का मैटर नहीं करता, कोई नंबर मैटर नहीं करता। अगर आप अपने आंखों में ही आंखें डाल के बात कर लेते हो ना, वो बहुत बड़ी बातें होती हैं। बस और कुछ नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? है कि नहीं? सोना चांदी तो चाहिए सर, मेरे को सोना चांदी, मेरे को फोन चाहिए सर। ठीक है, तो बेटा आज के लिए, क्योंकि मेरे को एक छोटा सा अभी काम है बेटा, एक बहुत अर्जेंट काम आ गया है, तो इसके लिए आज क्लास में यहाँ पे होल्ड करता हूँ। ठीक है, आपको मैं किसी एक को अभी बना देता हूँ, और कुछ देर बाद 10-15 मिनट बाद सर दूसरा अटेंड कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस चीज को रख लेना, कर दोगे ना? Yes, sir. तानिया आपको बना दे रहा हूँ बेटा, और आप सब लोग वेट करना बेटा, कोई भागना मत, वैसे मत करना, थोड़ा सा Yes, sir. अर्जेंट नहीं। ठीक है, नहीं तो अब मेरे को ऐसे आप डांट खिलवा दोगे कि सर भाग गए थे सर, और फिर क्या किए, सर हम लोग भी बच्चे हैं सर, हम तो भागेंगे ही सर, जब टीचर भाग गया तो वो चीजें नहीं कर देना कि भाग जाना, ऐसे बच्चे हो तुम लोग, भाग सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें होस्ट बना दिया बेटा। ठीक है, और चीजें अभी मैं थोड़ा बहुत अर्जेंट काम है, नहीं तो मैं नहीं जाता, मैं किसी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ता हूँ बच्चों को, तो अभी अर्जेंट है तो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, बाय। Bye, sir. ठीक है, आके आगे सारा कुछ डिस्कशन चलते रहेगा। ठीक है, आके डिस्कस करते हैं।